हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। आज है 18 नवंबर और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। पहली न्यूज़ आती है हमारी ग्लोबल साउथ समिट से रिलेटेड। अब ग्लोबल साउथ क्या होता है ना, वो सारी कंट्रीज़ होती हैं जो कि उतनी इकोनॉमिकली डेवलप नहीं है, अभी डेवलपिंग है। उनको ज़्यादा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है सारी जितनी भी अपनी मल्टीलेटरल बड़ी बड़ी ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें। और हिस्टोरिकली इन्होंने कॉलोनाइजेशन फेस किया था और इनके मुद्दों की कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं होती है। उसी से रिलेटेड ये एक टर्म है ग्लोबल साउथ। उन सारी कंट्रीज़ को जो कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया वगैरह में आती है, उन सबको ग्लोबल साउथ के नाम से रेफ़र किया जाता है। जो इंडिया है वो बढ़ चढ़ के जो है ग्लोबल साउथ को प्रमोट करने की बात कर रहा है बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे, और कह रहा है कि इनके मुद्दों को भी सुनना चाहिए, इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में, ताकि ये भी प्रॉपरली डेवलप कर पाएँ। इनफैक्ट जो G20 समिट हुई थी ना, उसमें भी ग्लोबल साउथ पे काफ़ी फोकस किया था इंडिया ने, उनको प्रमोट करने की बात की गई थी। उसी से रिलेटेड ये समिट है ग्लोबल साउथ समिट। अब ग्लोबल साउथ साउथ से मतलब ये मत समझ लेना कि साउथ में ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, सब बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट नॉर्थ की भी कंट्रीज़ हैं इसमें। ये बात ध्यान रखनी है। जो ग्लोबल साउथ समिट होता है ना, इसकी वो मान लो कि सेकेंड एडिशन होता है, सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और ये वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था। होस्ट किसने किया? इंडिया ने होस्ट किया। इसमें अराउंड 125 कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ की जो है आएंगी। और जो इसका पहला इनॉग्रल वॉइस था ना ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये जनवरी 2023 में हुआ था। ठीक है। और जो ये है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है। और क्यों इंडिया का, मतलब इंडिया ने इनिशिएट क्यों किया? इट वांटेड टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ। वो एक चाहता था कि एक प्लेटफॉर्म बने जिस पे जो भी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं वो आके अपने पर्सपेक्टिव वगैरह शेयर करें, अपने थॉट्स शेयर करें, और जो भी उनके मेजर इश्यूज़ हैं जो वो फेस कर रहे हैं उनको भी प्रायोरिटाइज कर सके, उन पे भी बातचीत हो सके, और जितने भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उनके सोल्यूशंस फाइंड कर सकें थ्रू टॉक्स। एम्स टू फाइंड सोल्यूशंस फॉर कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू टॉक्स। जैसा कि मैंने बताया कि G20 में भी इंडिया वर्क टू एंश्योर दैट द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ रिसीव ड्यू कॉग्निसेंस, उनको भी प्रॉपर अटेंशन मिले, एंड द प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ वर ड्यूली फैक्टर्ड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंजेस जो भी होते हैं उसमें ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को भी ध्यान में रखा जाए। आउटकम्स ऑफ G20 विल बी शेयर्ड इन द सेकेंड समिट। G20 के जो भी आउटकम्स निकल के आए वो इस वाली समिट में भी जो है डिस्कस होंगे, शेयर होंगे। और जैसा कि मैंने बताया, चैलेंजेस पोज्ड बाय ग्लोबल डेवलपमेंट्स विल आल्सो बी डिस्कस्ड। अब ये जो सेकेंड समिट होने वाली है इसके 10 सेशंस होंगे। पहले सेशन का थीम है टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट, और लास्ट सेशन का है ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। ऑल राइट। और ग्लोबल साउथ का जैसे मैंने बताया कि इट रिफर्स टू कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. It is a term used to categorize countries based on economic development and historical factors. एक तो इकोनॉमिकली उतनी डेवलप नहीं है, और हिस्टोरिकली उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ था बाय वेस्टर्न नेशंस, उनको कॉलोनाइज किया गया था, ये सारी बातें। और ग्लोबल नॉर्थ जब हम रेफ़र करते हैं तो वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ को रेफ़र करते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। ठीक है। अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर में हम जानते हैं कि वहाँ पे कुछ टाइम पहले एथनिक वायलेंस होता है, वहाँ पे टेंशन्स चलती रहती है। वहाँ पे एक तो मेइतेई नाम की कम्युनिटी है और एक कुकी नाम की कम्युनिटी है। इनमें एथनिक टेंशन्स हिस्टोरिक टाइम से ही चलती आ रही हैं, और नागा कम्युनिटी भी है। इनमें जो है टेंशन्स चलती आ रही हैं। अब कुछ टाइम पहले यहाँ पे वायलेंस इसलिए हुआ था कि मणिपुर के जो हाई कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया था वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को कि मेइतेई कम्युनिटी जो है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। ठीक है। जबकि
जो कुकी कम्युनिटी है उनका कहना है कि ये वाली कम्युनिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है स्टेट गवर्नमेंट में, और इनको इस स्टेटस की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि कोई बैकवर्ड है तो वो हम लोग हैं। सो इनको ये स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। बल्कि मैती कम्युनिटी कहती है कि हम ट्राइबल्स हैं, हम बैकवर्ड हैं, तो हमें ये स्टेटस दिया जाना चाहिए। सो इसी से रिलेटेड यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हुए थे कुछ महीनों पहले। और अब क्या बात हुई ना कि कुकी जो पीपल है उनका एक ग्रुपिंग है इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम, जो कि इन कुकीज़ो लोगों को रिप्रेजेंट करता है मणिपुर में। इन्होंने कहा है कि हम सेल्फ रूल डिक्लेयर कर देंगे कुछ डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इस कम्युनिटी की मेजॉरिटी है। जिस डिस्ट्रिक्ट में भी कुकीज़ो कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे हम सेल्फ रूल डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। अब कुकी एंड नागा हैव एथनिक टेंशंस विद मैतीज सिंस द किंगडम एरा, एंड उन्होंने कहा है कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, क्योंकि मैती जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है मणिपुर की, वो कहता है कि मैती कम्युनिटी डोमिनेट करती है और हमारी प्रॉब्लम्स को सुनवाई नहीं की जाती है। इसलिए इनफैक्ट काफ़ी टाइम से ये एक सेपरेट टेरिटरी की भी बात कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि वायलेंट कम्युनल क्लैशेस फ्यू मंथ्स बैक इन मणिपुर टुक प्लेस ड्यू टू द मणिपुर हाई कोर्ट डायरेक्टिंग द स्टेट टू ग्रांट शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस टू द मैती community. So Kuki and Nagas protested against the move as it would lead to loss of job opportunities for them. कुकी कम्युनिटी को बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि कहीं अगर इनको रिजर्वेशन, इनको स्केड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी स्टेटस मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा साइडलाइन हो जाएंगे और इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कम हो जाएंगी। सो इसी से रिलेटेड प्रोटेस्ट यहाँ पे चलते रहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये एक नोडल एजेंसी है हमारे इंडिया में जो कि अडॉप्शन को रेगुलेट करती है हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री में ऑर्फन्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स जो कि अडॉप्शन करना चाहते हैं वो भी काफ़ी है। तो ऐसा कैसे, जब वो अडॉप्शन करना चाहते हैं तो इतने ऑर्फन्स हैं कैसे? बेसिकली हमारे यहाँ पे प्रोसीजर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इनफैक्ट 3-3 साल तक पेरेंट्स को वेट करना पड़ता है अडॉप्शन के लिए। सो उसी को क्वेश्चन किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इतना डिले क्यों होता है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्वेश्चन द ग्रेट डिले प्लेगिंग इंडियाज अडॉप्शन रेगुलेशन बॉडी कारा, एंड बेसिकली टू अडॉप्ट अ चाइल्ड इंडियाज ऑलमोस्ट 30,000 प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स वेट फॉर एन एवरेज ऑफ 3 years. Yes, 3 years. एंड एनुअली सिर्फ 10% ऑर्फन बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं। ओनली 10% ऑफ द ऑर्फन चिल्ड्रन समवेयर बिटवीन 30,000 to 30 million आर अडॉप्टेड एनुअली। इनफैक्ट इंडिया हैज़ बिकम ऑर्फन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली। बेसिकली कोर्ट में एक याचिका आई थी जिसमें बोला गया था कि जो हमारा अडॉप्शन का प्रोसेस है उसको सिंपल बनाया जाए। कोर्ट वॉज हियरिंग अ प्ली सीकिंग डायरेक्शन टू मेक अडॉप्शन प्रोसीजर सिंपल एंड नॉट सुपरफ्लुअस। यहाँ पे नॉट आएगा, नॉट सुपरफ्लुअस। और कारा क्या है? वेल बेसिकली मैंने बताया कि इट इज़ द नोडल एजेंसी रेगुलेटिंग द अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, सरेंडर्ड, अबेंडन्ड चिल्ड्रन थ्रू इट्स एसोसिएटेड और रिकॉग्नाइज्ड अडॉप्शन एजेंसीज। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। कौन सा है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015। कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड ये सिर्फ इन कंट्री नहीं, सिर्फ कंट्री वाले अडॉप्शंस नहीं, इंटर कंट्री अडॉप्शंस भी मॉनिटर करती है। और इंडिया में लॉ कौन से जो कि अडॉप्शन को रेगुलेट करते हैं? तो वो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये वाला एप्लीकेबल होता है हिंदूज, जैन, सिख्स, बुद्धिस्ट पे। और दूसरा है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये अप्लाई होता है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज़ एंड पारसीज पे। और जब इंटर कंट्री अडॉप्शन की बात होती है तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो होता है द हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, द हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री अडॉप्शन 1993। इंडिया ने ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेटिफाई किया था 2003 में। और अडॉप्शन से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस की बात करें तो एज आई सेड कि इसमें प्रोसेस काफ़ी लेंदी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज बहुत है, एंड काफ़ी सारी इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें ट्रैफिकिंग की जाती है, बच्चों को ख़रीदा भेजा जाता है। और कुछ इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, इन बच्चों का हेल्थ वगैरह के बारे में प्रॉपर डेटा नहीं होता तो वो वाली प्रॉब्लम्स भी होती हैं।
और कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है जो पेरेंट्स अडॉप्ट करके जाते हैं कुछ टाइम में रिटर्न करने के बाद करते हैं उसको। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि टैकल करने की ज़रूरत है। INS सुमेधा, व्हाट इज़ दिस? ये एक तरीके का नेवल वेसल है और इसको डिप्लॉय किया है एक्सटेंडेड रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में। बेसिकली ये एक तरीके का मिशन टाइप बोल सकते हैं जिसमें कुछ और कंट्रीज़ के साथ हमारे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कुछ पेट्रोलिंग वगैरह होती है पायरेसी से डील करने से रिलेटेड, या फिर नेवी कनेक्ट बढ़ाने के लिए। सो उससे रिलेटेड मिशन पे इसको भेजा गया है। तो कौन सा मिशन पे भेजा है ये वाला, किसके साथ हो रहा है? अराउंड वेस्ट अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ। वेस्ट अफ्रीका का नेशंस जो है वहाँ पे एनर्जी रिसोर्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं। सो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो रीजन। और साथ ही में उनके कोऑपरेशन के साथ वहाँ पे पायरेसी रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो टैकल की जा सकती हैं। नेवी टू नेवी कनेक्ट बढ़ेगा। सो उसी से रिलेटेड ये मिशन हम करते रहते हैं। उसमें INS सुमेधा को भेजा गया है। सो इट मेड अ पोर्ट कॉल। पोर्ट कॉल क्या होता है? जब हम किसी मिशन पे जाते हैं तो कुछ पोर्ट्स पे हम रुकते हैं और वहाँ पे कुछ ऑपरेशन वगैरह भी हम कंडक्ट करते हैं। सो इट मेड अ पोर्ट कॉल एट वॉल्विस बे, जो कि नामीबिया में आता है, एंड इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द इंडियन नेवीज मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट टू वेस्ट अफ्रीका एंड अटलांटिक. It demonstrate solidarity with friendly nations, and it is currently operating in the Atlantic Ocean along the west coast of Africa, and it also operated in the Gulf of Guinea undertaking anti-piracy control. वहाँ पे piracy से related काफ़ी problems हैं तो उनके लिए भी पेट्रोलिंग की जा रही है. Now this region is critical for the India's national interest, as it is important source for India's energy requirements, and it will enhance navy to navy connect also through joint training. INS Sumedha was built by Goa Shipyard Limited. It is indigenously built naval offshore petrol vessel, और इंडिया नेवी के जो ईस्टर्न फ्लीट है विशाखापट्टनम में उसका पार्ट है ये, एंड इंडिजिनस नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो प्रोजेक्ट है उसका ये थर्ड था टू बी इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी. और इसके काफ़ी सारे रोल्स होते हैं. इट इज़ डिप्लॉयड फॉर मल्टीपल रोल्स इंडिपेंडेंटली एंड इन सपोर्ट ऑफ फ्लीट ऑपरेशंस. प्राइमरी रोल की बात करें तो इट इज़ टू अंडरटेक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वेलेंस, एंटी पायरेसी में काम आता है, एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग, fleet support operations, provide maritime security to offshore assets, and carry out escort operations for high value assets. So that's all for today. I hope it helps you. Thank you so much. Have a nice day.